गुड मॉर्निंग। अपन लास्ट क्लास में कहाँ थे? पेपर थर्ड, थर्मो में अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था भाई? थर्मो में अपन ने जो अभी तक पढ़ा वो हमने सिस्टम के टाइप एक बार रिकॉल कर लेते थोड़ा बहुत। टाइप, इसकी प्रॉपर्टी, कैसा फंक्शन करते हैं या कैसा फंक्शन होता है ये, उसके बाद में प्रोसेस, ठीक है, यही पढ़े। और इस प्रोसेस से क्या निकलता है, वर्क, वो पढ़ा, यही पढ़ा भाई। वर्क निकाल लिया, कर लिया। फंक्शन कैसे होते हैं, प्रॉपर्टी कैसी होती है, इंटेंसिव होती है, एक्सटेंसिव होती है, स्टेट होती है, पाथ होती है, आइसोलेटेड, एडियाबैटिक, ये सारे। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया था जो हमारे काम की चीज़ थी, जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ा था पूरा। एक जूल थॉमसन पढ़ा था ना, जिसमें कंडीशन क्या थी, एडियाबैटिक होना चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना चाहिए, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें हमने सब पिछले क्लासों में पढ़ ली थी। और उसके बाद हमने जो नया स्टार्ट किया था वो किया था थर्मोकेमिस्ट्री। क्या स्टार्ट किया था? थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने स्टार्टिंग जहाँ से करी थी, हमने पहले ये पता किया कि टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या था। टाइप ऑफ रिएक्शन किस हिसाब से, अपने लिए जो रेफरेंस था वो था एनर्जी का रेफरेंस, जिसमें अपन इसको एच के रेफरेंस में भी ले रहे थे, एंथैल्पिक रेफरेंस में। यहाँ से हमने देखा तो हमने क्या पाया था कि या तो एक्सो होती है या एंडो होती है। मतलब या तो एनर्जी हमें देवे या हमें एनर्जी देनी पड़े। दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है। उनके लिए अपन डेल्टा एच का निर्धारण करते थे, ये नेगेटिव और ये डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। मतलब एंडो के लिए डेल्टा एच कैसा रहता है, पॉजिटिव, इसके लिए कैसा रहता है, नेगेटिव, यही था। उसके अलावा अपन ने एक चीज़ और यहाँ से सीखी थी, वो थी डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। ये सीखी थी नहीं सीखी थी? यहाँ से डेल्टा एल का मान प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, जैसा भी हो। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जीरो हो सकता है? जीरो तो हम कहाँ से बताएं, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इधर और इधर वाले मतलब ए और बी दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाएं तो ये भी हो सकता है। लगता किसके लिए था? सिर्फ गैसेस के लिए लगता था। इसका एक और भी कह सकते हैं, ये क्यू भी बोल सकता हूँ, ये क्यू भी बोल सकता हूँ, डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। ये है, देखो ये हो गया, ये चीज़ है, ये भी और ये दोनों सही हैं। ये किसकी फॉर्म में लिख दिया मैंने? हीट की फॉर्म में लिख दिया। और ये डेल्टा एच और डेल्टा ई की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। ये हमने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। इसके बाद हम इसके आगे भी पहुंच गए थे। हम इसके आगे पढ़ रहे थे, हम इसके आगे कौन सा पढ़ रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री में? हमने सबसे पहले हीट ऑफ रिएक्शन, तो हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की। हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने बात की तो हमने क्या बोला कि हीट ऑफ रिएक्शन किसी भी की हीट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं? समीशन ऑफ उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू उसकी चेंज इन एंथैल्पी माइनस स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू डेल्टा एच ए, ठीक है। इस तरीके से, मतलब यह कौन था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। स्टाइक्योमेट्री से इनको मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास हीट ऑफ रिएक्शन मिल जाती है। ये भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने इसी का पहला टाइप क्या पढ़ा था, हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था। हीट ऑफ फॉर्मेशन का सीधा सीधा मतलब समझे तो अपन क्या था, एक मोल पदार्थ के निर्माण में किससे हो, एक मोल पदार्थ का निर्माण किससे, अपने ही तत्व से जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा या स्थायी अवस्था में मिले, स्थायी अवस्था में मिले। ऐसा कुछ पढ़ा था हमने इसके बारे में। एक मोल का निर्माण करना, पर एक मोल जो निर्माण होगा वो होगा किससे, अपने ही तत्व से। मतलब जैसे इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था, किस
ये सी सॉलिड क्या है, अगर ये डायमंड है, इसकी रिएक्शन अगर आप O2 से करवा दो गैस तो बनेगा क्या, CO2, ठीक है। वही वापस सी सॉलिड है पर इस बार ग्रेफाइट है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन O2 गैस से करवा दो तो क्या है, CO2, पर रिएक्शन ये होगी, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रचुर मात्रा में जब कार्बन जिसमें मिलता है वो होता है ग्रेफाइट फॉर्म में सबसे ज़्यादा मिलता है। नेचुरल अबंडेंस जो होती है वो ग्रेफाइट की ज़्यादा होती है, इसीलिए ये रिएक्शन सही होगी, ये नहीं होगी। फिर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे हीट ऑफ फॉर्मेशन के, कि भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना तो इसी तरीके से है, इसमें आप यहाँ F लिख दो, यहाँ F लिख दो, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गई ना इनकी, और कुछ नहीं है। इस R की जगह हीट ऑफ फॉर्मेशन ऐसे लिख दिया, ये हो गया। ये स्टैंडर्ड के लिए निकालते तो यहाँ नोट लगा दो, ये लो, ये स्टैंडर्ड के लिए हो जाती तो नोट हो जाती, और कुछ नहीं। अब जो स्टैंडर्ड में जो ये बोला हमने कि जो प्रकृति में मिलते हैं उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, हमेशा जीरो। जैसे कार्बन जो है वो अगर ग्रेफाइट है, तो वो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा जीरो ही होगी। ऐसी अगर ऑक्सीजन है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो। ऐसी फॉस्फोरस वाइट है, फॉस्फोरस वाइट भी जीरो। सल्फर रोम्बिक तो जीरो, या FCl Br हो जीरो, या Na+ सॉलिड हो, Mg सॉलिड हो, या Na एक्वस हो, इनकी भी जीरो। ऐसा कुछ था, ये कल लास्ट क्लास अपना यही था सब कुछ। अब इसका सेकंड टाइप पढ़ना है हमारे को। हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम हीट ऑफ कंबशन। क्या पढ़ेंगे? हीट ऑफ कंबशन। वही है एक मोल पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ जलाना। इस दौरान जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वह दहन की ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? दहन की ऊष्मा। हीट ऑफ कंबशन दहन की ऊष्मा कहलाती है। मतलब एक मोल पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ जलाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई वही क्या कहलाई? हीट ऑफ कंबशन। ठीक है। हीट ऑफ कंबशन के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ऑलवेज नेगेटिव। कैसा? ऑलवेज नेगेटिव। समझ आ गया? मतलब ऑलवेज नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसका डेल्टा H जो आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? तात्पर्य क्या कह सकते हैं? जो भी रिएक्शंस होगी वो कैसी होगी? एक्सोथर्मिक टाइप की होगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन में ऐसा था कि या तो एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है, और दोनों है ना, जीरो भी रहे, कोई एनर्जी रिलीज ही ना करे। पर हीट ऑफ कंबशन जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मतलब जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो वो हमेशा उसकी जो एनर्जी रिलीज करेगा, जलने के साथ वो एनर्जी को रिलीज करेगा। कैसा प्रोसेस बनाएगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही रहेगा। तो हीट ऑफ कंबशन के बारे में क्या याद रखना? एक तो एक मोल पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ जलाने में जो ऊष्मा परिवर्तन प्राप्त होता है या जो भी है वो दहन की ऊष्मा कहलाती है। ये हमेशा ऋणात्मक होता है। अर्थात हीट ऑफ कंबशन में जो भी रिएक्शंस होती है वो कैसे प्रकार की होती है? एक्सोथर्मिक प्रकार की होती है। ठीक है, ये पढ़ लिया। कैलकुलेशन में एक चीज़ आ सकती है। अब देखो हीट ऑफ कंबशन का तुम्हारे को अच्छी सी चीज़ बताऊं। मैं अभी तुम्हारे को एक एग्जांपल बता रहा था, ये बता रहा था O2 के साथ मैंने रिएक्शन कराई तब क्या बना है? CO2 बना ना। तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ C। हीट ऑफ कंबशन ऑफ C है ना। ये फॉर्मेशन ऑफ CO2 किसका है? हीट ऑफ कंबशन ऑफ C। मतलब ग्रेफाइट को किसके साथ जला रहा हूँ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी तो हीट ऑफ कंबशन का तो एग्जाम्पल हो गया। तो ये यहाँ आ गया ना कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2 किसके बराबर है? कंबशन ऑफ कार्बन।
भाई कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन जल रहा है ना, तभी तो ये बन रहा है, तो यह हो गया। अब ऐसा हो जाए, अगर कभी कोई सवाल पूछे तो इस पर जैसे अगर सवाल पूछ ले, अगर आपको किसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हो, किसी का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है, सॉरी, किसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछे और हीट ऑफ कंबशन गिवन हो, क्या हो, हीट ऑफ कंबशन गिवन हो और हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछे, तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, समीशन ऑफ, ध्यान देना, एन ए डेल्टा एच ए एच ओ सी लिखा है मैंने, ठीक है, ए लिखा है, मतलब अपन ये तो जनरल लेते हैं ए से बी, माइनस समीशन ऑफ एन बी डेल्टा एच बी का हीट ऑफ कंबशन। ध्यान देने वाली बात यही है भैया, ये देखो ये रही क्या देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात ये रही वो बात कि भैया यहाँ पर क्या हो जाता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है। अभी तक हम क्या चल रहे थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, पर यहाँ क्या आ गया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी की पूछ लेवे और हीट ऑफ कंबशन की वैल्यूज़ तुम्हें गिवन हो, ए और बी की हीट ऑफ कंबशन की वैल्यूज़ गिवन हो और हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ लेवे, तो ऐसे निकालना है। तब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। इसमें अब एक चीज़ और है, इसका एक्सपेरिमेंटल भी है कुछ, इसको एक्सपेरिमेंटल कैसे दहन की उसमें प्राप्त करते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। पहले वो एक्सपेरिमेंटल देख लेते हैं एक बार। भाई हीट ऑफ कंबशन कई जगह काम आती है, ऐसी बात नहीं काम नहीं है, हीट ऑफ कंबशन तो कई जगह काम आती है। अब हम हीट ऑफ कंबशन के बारे में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ HOC, इसके लिए एक प्रयोग था जिसे आप जानते भी होंगे अच्छे से, बॉम कैलोरीमीटर का था, बॉम कैलोरीमीटर। ये क्या है, ये हीट ऑफ कंबशन के बारे में बताता है, ठीक है। कैसा था, अपन जनरल देख लेते हैं, ऐसा कुछ है, एक ये वॉल है, ये पूरा वॉल में मैंने पानी भर दिया है, क्या है, वाटर है, इसके अंदर ये एक और है, यहाँ से हल्का सा ऐसे कर दो भाई, 2-3 चीज़ें इसके अंदर और रहती है, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन गैस पास करने का तरीका O2, ठीक है। इसके अंदर यहाँ एक कुछ ये रखा हुआ है, यहाँ ये पदार्थ है, ठीक है। यहाँ इसका थर्मामीटर होगा, ठीक है। ऐसा है कि बॉम कैलोरीमीटर से क्या है कि हम किसी भी पदार्थ की दहन की ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए पहले क्या होता है कि कुछ कंडीशंस इसकी फिक्स होती है, जैसे भाई प्रेशर जो है 25 atm रखना है, ठीक है। और ये लिया कैसा जाता है, एक ऐसा पूरा सीमेंटेड होता है जिसके अंदर यहाँ तो वाटर चल रहा होता है, ये पूरा पैक्ड होता है, इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है, ये फिलामेंटल भी लगा होता है, ये फिलामेंट है, ठीक है। ये ऑक्सीजन पास है, ये विलोडक वगैरह जो है इनका साथ में रहता है, ये फिलामेंट है प्लेटिनम या किसी तार का जो जलने के लिए काम करे, विद्युत आग्रह, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले कोई नॉन सब्सटेंस लेते हैं, कौन सा, नॉन सब्सटेंस लेते हैं, जनरली वो लिया जाता है बेंजोइक एसिड लिया जाता है। कौन लिया जाता है, जनरली बेंजोइक एसिड। ये नॉन होता है, इसका मतलब हमारे को मॉलिक्यूलर वेट वगैरह सब कुछ पता होता है। वो क्या करते हैं, हम यहाँ रखते हैं इसके अंदर, ये जो विद्युताग्रह है, ये फिलामेंटल है, यहाँ से हम ऑक्सीजन पास करते हैं, इसके द्वारा स्पार्किंग करते हैं, स्पार्किंग करते ही ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है,
जलता है। जैसे ही ये जलता है तो क्या होता है, जैसे ये जला तो ये क्या करेगा, क्यू रिलीज करेगा। क्या करेगा, क्यू रिलीज, उष्मा क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। जो हीट इसने रिलीज करी, इसने जलने पर जो भी हीट रिलीज करी, वो हीट कौन लेगा, वो हीट कौन कौन लेगा, एक तो कैलोरीमीटर ले लेगा, अब्जॉर्ब करेगा कैलोरीमीटर, प्लस एक कौन कर लेगा, ये वाटर कर लेगा। अगर भाई ये कुछ हीट रिलीज की, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर ने जितनी लेनी थी ले ली, पर इसकी उष्माधारिता, इसकी हीट कैपेसिटी, माना इसकी हीट कैपेसिटी C1 थी, इसकी C1 ही थी तो इसने C1 ही अब्जॉर्ब कर पाई, और ये C2 जो ज़्यादा निकली वो अब किसने अब्जॉर्ब कर ली, इस वाटर ने भी हीट एब्जॉर्ब कर ली। इसकी भी कैपेसिटी थी C2 हीट कैपेसिटी, भाई दोनों की कैपेसिटी थी, वही तो दहन की उष्मा कहलाएगी उसकी, यही तो हीट ऑफ कंबशन कहलाएगा इसका। भाई हीट रिलीज कौन कर रहा है, जैसे ये जला तो हीट रिलीज करा, इसने भी ली, इसने भी ली, वो सब नॉन होती, ये तो अपन नॉन लेते, क्यों, क्योंकि ये फिर रेफरेंस लिया जाएगा। अपन ने बेंजोइक एसिड लिया ना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया क्या है कि जैसे बेंजोइक एसिड यहाँ डाला, वो जला, वो जलते ही उसने हीट रिलीज करी, वो हीट किसके पास गई, सबसे पहले बॉम्ब कैलोरीमीटर की वॉल पे गई, वहाँ जितनी एब्जॉर्ब करनी थी उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद जो बच गई वो कहाँ चली गई, वाटर वाली ही वॉल पे चली गई, तो वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली, तो बाहर कुछ भी नहीं आ पाया, सारा जो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ था वो वहीं रह गया और हीट एब्जॉर्ब कर ली और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो गया। ऐसी चीज़ हम क्या करते हैं, अब अननोन सब्सटेंस लेंगे, क्या लेंगे, अब अननोन सब्सटेंस लेंगे इस बार, ठीक है। अननोन लिया तो W ग्राम का लेंगे, माना W ग्राम लिए, अगर इसका देखें तो मोल अपॉन ये मोलर मास, ये भी होता ही है, ये भी तो होता है भाई, हाँ वेट अमर मोलर मास होता है ना भाई, ये है वेट अमर मोलर मास, जो भी वेट है मोलर मास है वो अपन उसके निकाल लेंगे, उसके मोल्स निकाल सकते हैं ना, यहाँ से अपन इसके मोल्स निकाल सकते हैं, वेट अपॉन मोलर मास इसके क्या निकलेंगे, मोल्स निकल जाएंगे। अब अननोन सब्सटेंस है, रेफरेंस कौन रहेगा इस वक्त, अपना रेफरेंस है बेंजोइक एसिड, ठीक है। माना बेंजोइक एसिड को जो अपन ने जलाया तो उसने जो भी -80 या जो भी 40 जैसे भी कुछ किलो जूल की एनर्जी रिलीज करी होगी, वो एनर्जी कैलोरीमीटर की वॉल ने और वाटर की वॉल ने एब्जॉर्ब कर ली थी, ठीक है, कौन सी वाली। अब उसके रेफरेंस को लेके हम कोई अननोन सब्सटेंस लेंगे, कितना W ग्राम लेंगे, जिसको हम जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, और फिर देखेंगे कि इसके रेफरेंस में इस W ग्राम ने कितनी हीट रिलीज करी है, कम करी है, ज़्यादा करी है, वो अपना आप ही इसके रेफरेंस से पता चल जाएगा, ठीक है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का यही सारा फंडा है, आपको याद रहना चाहिए कि भाई नॉन सब्सटेंस होता है, उससे हम उसकी हीट रिलीज को देखते हैं, जो उसके बॉम्ब कैलोरीमीटर की वॉल और वाटर की वॉल उसको ऑब्जर्व करती है, वही उसकी टोटल हीट कहलाती है, हीट ऑफ कंबशन कहलाता है। और अब वो कैसे करेंगे वो आगे देख लेते हैं। अभी इसको अपन ने ये सब तो देख लिया, क्या बोला है अपन ने, Q बराबर C1, ठीक है, C1 या मैं अभी डेल्टा H बोल देता हूँ, उष्मा का परिवर्तन ही है, डेल्टा T भी बोल सकता है क्योंकि टेम्परेचर में भी तो होगा ना भाई, उष्मा टेम्परेचर में भी तो देखी जा सकती है, तो मैंने डेल्टा H बोल दिया है। डेल्टा T भी रहे तो परेशान नहीं होना है, वही है कि भाई ये जलेगा तो उष्मा ताप के रूप में भी तो होती है, गर्म करेगा इसको, C1 प्लस C2 डेल्टा H, यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉम्ब कैलोरीमीटर, यहाँ मैं लिख देता हूँ वाटर, ठीक है। अपन सिंप्लीफाई तरीके से ही पढ़ेंगे सारा, ये हो गया, ये तो अपन ने जनरली पढ़ लिया, ठीक है। C1 क्या है, हीट कैपेसिटी है किसकी, बॉम्ब कैलोरीमीटर की, और डेल्टा H क्या है, चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी है। यहाँ अगर डेल्टा T भी लिखा रहे तो भी वही है, चेंज इन एनर्जी तो है, टेम्परेचर के रूप में दे दिया, बस बात वही है, तो परेशान नहीं होना है।
C2 क्या है यहाँ पर, हीट कैपेसिटी है, किसकी है भाई, वाटर की, वाटर बॉल की या वाटर की ले लो, ठीक है। यहाँ पे भी डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एनर्जी है, इन वाटर की वाटर की एनर्जी में क्या चेंज हुआ है वो है सब, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसा ही अननोन कंपाउंड के लिए लेंगे, अननोन कंपाउंड के लिए लेंगे तो वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास इक्वल टू C1 डेल्टा एच प्लस C2 डेल्टा एच, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं ये चीज़ वहाँ भेज सकता हूँ ना, तो Q बराबर क्या हो गया, मोलर मास अपॉन वेट C1 प्लस C2 और डेल्टा एच अगर मैं बाहर लिख दूँ तो गलत थोड़ी है भाई, गलत है क्या, नहीं है। अगर मैं ये लिख दूँ मोलर मास अपॉन वेट C1 प्लस C2 डेल्टा T, गलत है क्या, नहीं, कोई गलत नहीं है। ये लो भैया, हीट ऑफ कंबशन फाइंड करने का तरीका, किसी भी अननोन सब्सटेंस के लिए हीट ऑफ कंबशन कैसे फाइंड करी जाएगी, ये भाई हमारे को देने पड़ेंगे उसको, ये तो देगा तभी होगा भाई कि भाई बॉम्ब कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी इतनी है, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो 1 किलो जूल तक की हीट कैपेसिटी ले सकता है, ठीक है। तो वाटर जो है वो 5 किलो जूल तक की ले सकता है, मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर जब तक 1 किलो जूल दहन होगा या जो भी दहन हुआ उससे 1 किलो जूल तक की एनर्जी निकली तो बॉम्ब कैलोरीमीटर अपने पास ही रख लिया, उससे ज़्यादा हुई तो वाटर ने रख ली। और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हुई, जो कंबशन हुआ, उसके ड्यूरिंग में टेम्परेचर में जो वेरी हुआ वो भी आएगा, देंगे अपने को, जो भी कंपाउंड है उसका W दे देंगे कि मैंने इतने ग्राम कोई सब्सटेंस लिया है, ठीक है, टोटल इतना हीट ऑफ कंबशन मिला है मेरे को, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो बताओ वो कंपाउंड कौन सा था, तो भैया ये सब करोगे तो क्या बचेगा लास्ट में, मोलर मास, और मोलर मास से हम बता सकते हैं कि इतने मोलर मास वाला ये होगा, इतने मोलर मास वाला ये होगा। तो ये हीट ऑफ कंबशन, किसी भी अननोन सब्सटेंस को फाइंड करने के लिए हीट ऑफ कंबशन में बॉम्ब कैलोरीमीटर द्वारा हम उसका फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन सा सब्सटेंस था। ये हो गया इसका एक। ऐसे ही इसमें अपन किसी भी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी अपन फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये था ना, वैसे ही अपन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी इनसे फाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में भी हीट ऑफ कंबशन से ही फाइंड कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन की बात हो जाएगी, इसमें भी हमें कुछ तो गिवन करना पड़ेगा उसको, पर इसमें भी हम अननोन सब्सटेंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, या अननोन सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है वो हम जरूर बता पाएंगे। किसके द्वारा, हीट ऑफ कंबशन के द्वारा हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला या स्ट्रक्चर वगैरह बता सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे बताएंगे, उसके लिए क्या होता है कि अपने को कुछ ना कुछ तो गिवन होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। उससे पहले अपन एक चीज़ यहाँ देख लें कि हीट ऑफ कंबशन जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन के। ये याद रखना भैया कि हीट ऑफ कंबशन जो होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, याद रखोगे क्या, ये याद रखने की बात है भाई कि नंबर ऑफ कार्बन के बराबर होती है। किसके, नंबर ऑफ कार्बन के बराबर होती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन, याद रहेगा। अब अपन हाइड्रोकार्बन के लिए बात कर रहे थे, तो जैसे इसमें बात की है तो अपन को क्या बोलना है यहाँ पर कि भाई जो भी अननोन सब्सटेंस माना, जो भी अननोन सब्सटेंस था उसकी कुछ हीट ऑफ कंबशन होगी, वो किसके बराबर होगी, मीथेन की हीट ऑफ कंबशन प्लस NCH2 की हीट ऑफ कंबशन। ये याद रखना है फॉर्मूला भाई। किसी भी हाइड्रोकार्बन ने, उसमें से किसी भी हाइड्रोकार्बन के अननोन सब्सटेंस की अगर हीट ऑफ कंबशन हमारे को दे रखी है मीथेन की
होती है हर किसी के लिए, जैसे मोस्टली हमें पता होता है किसके लिए कितनी है, और उसमें CH2 की भी कितनी होती है ये। तो या तो वो हमारे को ये देगा, हीट ऑफ कंबशन इधर देगा, मीथेन की देगा, इसकी देगा, और हमारे से क्या बोलेगा कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, क्या ये कौन सा, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूँ, इसकी मैंने मान ली 4890 किलो जूल कुछ एनर्जी है, ये जो भी अननोन सब्सटेंस है उसकी हीट ऑफ कंबशन कितनी है 4800 किलो जूल, ठीक है। मीथेन की मैंने कितनी ले ली यहाँ पर, मीथेन की ले लो भाई 890, कितनी है 890 किलो जूल ले ली, ठीक है। और CH2 की आप ले लो 670 किलो जूल, ठीक है, ले लिए मैंने सब। अब क्या करना है, देखो सब गिवन है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ भाई, अननोन सब्सटेंस जो भी है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। तो कैसे बताओगे, 4000 ही होगा, इधर भेज दिया, 890 कट गए, 670 N, ठीक है, किलो जूल से किलो जूल अभी कटा हुआ है, ये लो, ये कुछ जो आएगा वैल्यू 5.93 कुछ या 97 जैसा कुछ आएगा, मतलब अप्रोक्स 6 आएगा। क्या आएगा 6। N बराबर कितना आ गया, 6 आ गया है। मीथेन कितना होता है, CH4 होता है। कर लो, जोड़ो अब इसको, क्या मिला आपको, देखो भाई मीथेन क्या होता है, ये रहा, प्लस 6CH2, यही तो हमने लिखा। तो 7 12 4 16, क्या आया है C7H16, क्या बन गया है हेप्टेन, क्या बना है हेप्टेन। पता चला कि भाई हीट ऑफ कंबशन अगर किसी का गिवन हो, मीथेन की ये हमारे को देंगे, ये हमारे को देंगे सब, और सिर्फ हमसे क्या पूछा जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जा सकता है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हीट ऑफ कंबशन हेल्पफुल होती है। कैसे, वो अपन ने निकाल के देख लिया है। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करने में भी काम आती है। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे, ये भी इसी पे ही काम करेगी, नंबर ऑफ कार्बन पे ही काम करेगी, जितना ज़्यादा वाला ये सिस्टम। तो अब कैलोरीफिक वैल्यू वाला जो है वो ऐसे है कि जितनी ज़्यादा उष्मा रिलीज करे, जितनी ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, उतना अच्छा उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। सीधा सीधा है, जितनी ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, हीट जितनी ज़्यादा रिलीज करा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी अच्छी है। तो हीट ऑफ कंबशन जो है, फ्यूल, फूड, ETC, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करने में काम आती है, फाइंड करने में काम आती है। मतलब कितना कंजप्शन हो जाएगा, भोजन अपन ने खाया, अपन ने कितना कंजप्शन किया, कितनी एनर्जी अपने को मिल गई, जितना अच्छा अपन खाएंगे उतना अच्छा अपने को एनर्जी मिलेगी, उतना अच्छा अपन काम कर पाएंगे। तो फूड, अब वो जो भी अपन ने खाया वो कंबशन ही तो हुआ, अंदर जाके जला, और जल के ही तो उससे जो उष्मा बनी वही तो अपन ने काम में ली, काम करने के लिए। तो इसलिए कैलोरीफिक वैल्यू वाला के लिए भी ये फाइंड करने में काम आता है, ठीक है। अब भाई अपन ने हीट ऑफ कंबशन भी पढ़ लिया, अब किसको पढ़ना है, अब अपन इसके बाद पढ़ते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या पढ़ते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। साथ के साथ ये भी पढ़ ही लेते हैं, इसमें बुरा ही नहीं है भाई। अभी तक हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा है, हीट ऑफ कंबशन पढ़ा है। हीट ऑफ कंबशन से याद रखना कि अगर हीट ऑफ कंबशन से सवाल आ जाए थर्मोकेमिस्ट्री में, तो आपको हीट ऑफ कंबशन तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। एक मोल पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ जले और जितनी उष्मा प्राप्त करे वही क्या कहलाता है, उसका हीट ऑफ कंबशन कहलाता है। पर उसके साथ बॉम्ब कैलोरीमीटर आ जाए तो बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको याद रहना चाहिए कैसे काम करता है। कोई भी पहले एक नॉन पदार्थ लिया जाता है जिसकी अपने को मात्रा पता होती है, जिसका अपना जलने की क्षमता जो भी है वो सब पता होती है, उसके अकॉर्डिंग हम ये काम करते हैं। और इसमें 25 ATM तक का प्रेशर रखा जाता है, ये भी याद रखना। फिर वाटर और इसकी हीट कैपेसिटी देखी जाती है, वॉल की, उन दोनों की हीट कैपेसिटी और जो अननोन सब्सटेंस है उसका ग्राम, तो उससे हम उसके मोलिकुलर वेट से उसका मोलर मास निकाल पाएंगे।
उसका ग्राम दिया हुआ रहेगा, उससे हम वो निकाल लेंगे और हीट ऑफ कंबशन फाइंड करने में काम आएगी। अब ऐसा ही यहाँ तक आने के बाद ये सही किसके लिए पढ़ना है? अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीकरण की उष्मा। किसकी उष्मा? उदासीकरण की उष्मा। देखो भैया, देख के ही पता चल जाता है क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे तो न्यूट्रल होगा नहीं होगा? रिएक्शन में हो जाएगी ना न्यूट्रलाइजेशन। यही तो होती है एसिड बेस की रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है भैया। और क्या है? क्या है? एसिड बेस की रिएक्शन ही क्या है? न्यूट्रलाइजेशन है ना। एसिड बेस की रिएक्शन करा दो, आपका काम खत्म। ठीक है, ये है। अब कितना डेफिनेशन में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। 1 ग्राम के 1 ग्राम अम्ल की अभिक्रिया 1 ग्राम क्षार के साथ कराने पर 1 ग्राम अम्ल की अभिक्रिया 1 ग्राम क्षार के साथ कराने पर वह क्या हो जाता है? उदासीनीकरण होता है। उस दौरान जो एंथैल्पी या जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। इसका आपको याद रखने का ऐसा है कि जब भी ये रिएक्शन करे और जो भी बनाए, जो भी सॉल्ट बनाए, जो भी सॉल्ट होगा इसका, उसकी जो एनर्जी होगी वो डेल्टा एच बराबर -13.7 किलो कैलोरी या -50.7 समथिंग किलो जूल कुछ होती है। क्या कितनी? 15.7.1 किलो जूल कुछ ऐसा है। ये रहा। मैंने एक चीज़ यहाँ क्या लिखी है, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराने पर कोई साल्ट की फॉर्मेशन होती है, वो उदासीनीकरण हो जाता है। Na+Cl जो भी हो आप ले लो आराम से। अब क्या है उसकी, क्या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? या तो -13.7 रहे या -57.1। इसका मतलब आपको समझे कि जब भी ऐसी रिएक्शन होगी, कैसी रिएक्शन कहलाएगी? वो एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि इसका मान हमेशा कितने में आएगा? डेल्टा एच बराबर माइनस ही आएगा। मतलब जब भी ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ऊर्जा या एनर्जी या हीट रिलीज ही करेंगे और ये रहेगा। अब कंडीशन ऐसे भी याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम आएगा ये वैल्यू? कब? सीधे घोट के रख लो कि उदासीनीकरण की उष्मा के सीधा घोट के क्या रखना है? इन दोनों की करोगे -13.7 आती है। अब अगर आप इसके अलावा कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो, स्ट्रॉन्ग वीक बेसिड, एसिड और वीक बेस, तो भी बनाएगा तो क्या साल्ट ही बनाएगा? ऐसी बात नहीं है साल्ट नहीं बनाएगा, पर इसकी एनर्जी हमेशा किससे कम रहेगी? -13.7 से कम ही रहेगी, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। मतलब अब आप इसके अलावा कोई सा भी कॉम्बिनेशन लोगे तो इसकी एनर्जी हमेशा इन दो वैल्यूज से हमेशा कम रहेगी, इसकी वैल्यूज भी फिक्स होती है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी आपने समझ लिया क्या चीज़ है। अब क्या पढ़ना है भाई? देखो निकालने का तरीका वही है, निकालने वाले में कुछ ऐसा फंसने वाली बात है ही नहीं। निकालना तो सीधा सीधा आपको आता ही है कैसे निकालना है। वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी इंटू उनका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, सम ऑफ है, वो तो वही रहेगा फॉर्मूला, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। जहाँ होगा वहाँ मैं खुद बता दूंगा, पर पता क्या रखना है इसमें, ये पता रखना है बस, और क्या रखना है। अब अगली कौन सी बची इसके बाद में? अब हम पढ़ेंगे हीट ऑफ ट्रांजिशंस। हीट ऑफ ट्रांजिशन मतलब संक्रमण की उष्मा। किसकी? संक्रमण की उष्मा, ठीक है। अब संक्रमण की उष्मा पढ़नी, इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब ये है किसी तत्व के एक अपर रूप
से दूसरे अपर रूप में जाने में जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वही हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाता है। मतलब कोई एलिमेंट है, उसके एक एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोप में जाने में, मतलब जैसे कार्बन सॉलिड डायमंड से ग्रेफाइट जाएगा या ग्रेफाइट से डायमंड जाएगा, तो या फिर फॉस्फोरस वाइट से फॉस्फोरस ब्लैक में जाए, सल्फर रोम्बिक से सल्फर मोनोक्लिनिक में जाए, तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम, हीट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, इसमें जनरली हमारे को जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या रखनी है, एक तो ये याद रखनी है कि कैसे प्रोसेस होते हैं। एक तो ये स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ठीक, दूसरा मोस्टली हमें हीट ऑफ कंबशन पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, हीट ऑफ कंबशन पता ही होनी चाहिए। किसकी, जैसे ये इसके साथ गया, ठीक है, इसके साथ गया CO2 बनाया, इसकी हीट ऑफ कंबशन -395 है। ठीक है, और इसी की ग्रेफाइट के अंदर O2 के साथ जला तो हीट ऑफ कंबशन इसकी जो है वो -393 है। तो अब ऐसे करके देख लो कि या तो इससे इसमें या इससे इसमें, यही तो है। तो ये जाएगी तो कितना रहेगा, ग्रेफाइट से डायमंड, डायमंड से ग्रेफाइट, जो भी है वो कितना रहेगा। तो इसके लिए हमारे को ये दोनों वैल्यूज़ पता होनी चाहिए थी, और ये कुछ अंतर आएगा, जो भी है वो आएगा 1.88 का। कितना आएगा, 1.88 का। ठीक है, ऐसा कुछ अंतर आएगा, ये रहा। तो हीट ऑफ ट्रांजिशन में क्या पता होनी चाहिए अपने को, हीट ऑफ ट्रांजिशन क्या है, एक एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोप में जाने में जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है वो हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाता है। प्रोसेस स्लो होता है। सबकी हमें क्या पता होनी चाहिए, हीट ऑफ कंबशन पता होनी चाहिए। जो भी तत्व है उसकी हीट ऑफ कंबशन जब तक पता नहीं होगी हम उसका हीट ऑफ ट्रांजिशन नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए हीट ऑफ ट्रांजिशन पता होनी चाहिए। अगला, इसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अपने है नहीं, हीट ऑफ हाइड्रेशन पढ़ लेते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्या सिस्टम है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। जल योजन की ऊष्मा, मतलब किसी भी निर्जलीय या आंशिक जलीय या आंशिक जलीय सॉल्ट के साथ H2O की रिएक्शन करवा के जो पदार्थ प्राप्त होता है, जो विशिष्ट हाइड्रेटेड यौगिक मिलता है, विशेष हाइड्रेटेड यौगिक मिलता है, उसके लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता हुई, ऊष्मा की आवश्यकता या परिवर्तन हुआ, वही क्या कहलाती है, परिवर्तन हुआ वही क्या कहलाती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है भाई, कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है जो या तो निर्जलीय मतलब एनहाइड्रस है या फिर पार्शली हाइड्रस है, उसकी रिएक्शन, वैसे यौगिक की रिएक्शन या वैसे कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करवानी है हमारे को, H2O के साथ करा के
उसको विशेष उसको हाइड्रेटेड करना है, और उसके दौरान जो ऊष्मा का परिवर्तन हुआ वही क्या कहलाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है। इसके बारे में भी एक चीज़ याद रख लो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे CuSO4 + 5H2O, इसकी रिएक्शन कराने पर CuSO4 .5H2O यही तो बनाएगा। हो गया, ये लो, ये भी हो गया भैया, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी हो गई। तो अभी तक कितनी पढ़ ली, हीट ऑफ ट्रांजिशन पढ़ लिया है, हीट ऑफ हाइड्रेशन पढ़ ली है, हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिया है, और हीट ऑफ कंबशन पढ़ लिया है। होती कई है, इसमें और भी कई होती है, हीट ऑफ आयोनाइजेशन होता है, और आप और भी पढ़ना चाहोगे तो कई आपको फेज़ के अंदर जितनी होती है, फेज़ में भी आप कई पढ़ोगे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ये सब भी तो इनमें भी तो कुछ ना कुछ हीट का होगा ही होगा। तो आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है इसमें, पर अपने जो पढ़नी थी वो यही थी, मेन इम्पोर्टेंट यही थी, ठीक है। अब आप इसके बाद क्या पढ़ोगे, ये अपन ने पढ़ लिया। अब आप देखो, इनके लिए कुछ लॉ भी थे। लॉ था, उसमें पहला था हेस लॉ। हेस लॉ ने बोला था कि ए से बी जाने पर जो ऊष्मा का परिवर्तन होता है, ठीक है, वो, और ए से बी जाने के लिए जितने पद और लगे, संपन्न कराई गई, उन सभी पदों की ऊष्मा परिवर्तन का योग बराबर होगा फर्स्ट वाले से। मतलब सीधा सीधा बात है, देखो जैसे ए से बी गया, डेल्टा एच हुआ। अब ये ए से बी जाने में पहले ये है ना, ए से A1 गया, फिर A1 से A2 गया, A2 से A3 पे गया, A3 से A4, और A4 जाके B बना दिया, ठीक है। तो इसकी डेल्टा H1 रही होगी, इसकी डेल्टा H2 रही होगी, इसकी डेल्टा H3 रही होगी, इसकी डेल्टा H4 रही होगी, और इसकी डेल्टा H5 रही होगी, ठीक है। और ये कंप्लीट ए से बी सीधी दी हुई है डेल्टा H। तो इसका जो है ये किसके इक्वल होगी, इन सब के सम के इक्वल होगी। किनके, इन सब के सम के इक्वल होगी, यही हेस लॉ था। अब जैसे अपन जो सबके लिए अलग अलग निकाल रहे थे ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह, जैसे सबके लिए अलग अलग कर रहे थे, वैसे अपन चाहें तो सबके लिए इससे भी निकाल सकते हैं। अगर अपने को उस पद की जो भी रिएक्शन थी उसकी पूरी हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी हो, और फिर अगर उसको हम जानते हैं उसको पार्ट में तोड़ तोड़ के बनाया जाए कि ये कई पार्ट में से मिलके बनना है। पहले मतलब इसमें रेडिकल फॉर्मेशन हुई होगी, तो रेडिकल फॉर्मेशन से पहले अगर CH4 बनाना होगा तो CH4, या जैसे CH4 ही बनाना है तो अब CH4 कैसे बनाएंगे, तो पहले CO2 बनता होगा एक तो, और एक H2O बनता होगा, तो H2O और CO2 दोनों बने। तो अब इन दोनों की जो एनर्जी रिलीज हुई, अब इससे हम दोनों से जोड़ के CH4 भी बना सकते हैं, किससे किसको गुणा करना ये हम बना सकते हैं, ठीक है। तो उस दौरान अब इसको जोड़ के बनाया, तो उन दोनों की जो ऊर्जा है और इसकी जो ऊर्जा है वो दोनों हमेशा बराबर रहेगी। हेस लॉ का यही था, हेस लॉ ऑफ समेशन लॉ। समेशन बोलने का मतलब ये हो जाता है, योग का नियम क्या था, जितनी ऊष्माएं होती है उन सब का योग कर दो, वही हेस लॉ कहलाता है, ठीक है। इसमें एक लॉ और भी था भाई, इसके अलावा एक लॉ और था, वो था लेवाज़िए का लॉ, लेवाज़ियर्स लॉ, ठीक है। हेस लॉ, लेवाज़ियर्स लॉ। लेवाज़ियर्स या लेवाज़िए ये क्या कहता था कि भैया जो एसोसिएशन डिसोसिएशन में जो भी है वो दोनों की कोई प्रोडक्ट है। लेवाज़िए क्या बोलता था
कि भाई ए प्लस बी एसोसिएट होके क्या बनाता है, ए बी, और अपने को डेल्टा एच ए बी मिलती है। एसोसिएशन पे क्या मिल रहा है हमारे को, ये चेंज इन एंथैल्पी या हीट जो भी है वो ये मिल रही है हमारे को, ठीक है। वही ए बी को डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएट करने में जो एनर्जी लगती है, यहाँ तो अपन ऐसा कुछ बोल दें ए और बी ऐसे बोल देता हूँ, और यहाँ मैं ए बी ऐसे बोल देता हूँ, तो यहाँ अलग का पता चल जाएगा, यहाँ साथ का। तो एसोसिएशन में जो एनर्जी लग रही हो, या इसको एक बोल दो तो इसको दो बोल दो, एसोसिएशन में जो एनर्जी लग रही है और डिसोसिएशन में जो एनर्जी लग रही है वो दोनों हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। मतलब ये एसोसिएशन किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी यौगिक के लिए एसोसिएशन, उसी के एसोसिएशन हुए उसी का डिसोसिएशन हमेशा इक्वल होता है। ये रहा, ये लेवोज़िए ने बोला था कि जितनी इधर लगेगी उतनी इधर लग जाएगी वापस, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की एनर्जियाँ इक्वल रहेगी। ये दो लॉ थे, ठीक है। अब इसके अलावा आपको जो और पढ़नी है वो पढ़नी है बॉन्ड एनर्जी। क्या पढ़नी है, बॉन्ड एनर्जी, बंध की ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, बंध ऊर्जा, हीट ऑफ बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बॉन्ड एनर्जी का सीधा सीधा मतलब है कोई एक मोल कंपाउंड है, ठीक है। जैसे मान लो अपन यही है, अपन क्या मान लें में CH है, ठीक है। इसमें कितने बॉन्ड हैं, इस एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है उसकी, या हीट ऑफ बॉन्ड बोल सकते हो। और बॉन्ड एनर्जी इजी से याद रहता है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी मतलब किसी भी यौगिक के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अब एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक मोल कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की ज़रूरत होती है वही क्या कहलाती है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। जनरली तो हमें यही याद रखना है कि भाई ये बॉन्ड एनर्जी हो गई, ठीक है। तोड़ने के लिए देनी पड़ रही है, इसका मतलब रिक्वायर हो रही है, हमारे को देना पड़ रहा है। बॉन्ड एनर्जी में हमने क्या देखा कि भाई एक मोल कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की ज़रूरत होती है वही उसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, ठीक है। इसमें हमें याद क्या रखना है, आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस रहेगा, हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। किससे रहेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा, और मॉलिक्यूल के नेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के नेचर पर डिपेंड करता है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या याद रखना है, अपन अभी तक कैसे याद करते आ रहे हैं कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो अब इसमें क्या होगा कि पहले तो आप जो भी बॉन्ड आपको दिया रहे, जैसे O2 दे दिया तो यही हुआ, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊष्मा लगेगी वो, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इसके लिए ये करो कि यहाँ तोड़ने में क्या एनर्जी लगी। अब यहाँ अगर 2-3 है तो उन सब के अलग अलग तोड़ो, उनको जोड़ो कि भाई O2 ये था, इसके साथ H2 था, तो इस H2 को तोड़ने में, 2H को तोड़ने में कितना लगा, 2 बॉन्ड थे ना इसके बीच में, ऐसे H2 तो ये रहा, इसको तोड़ने में कितना लगा, O2 को तोड़ने में कितना लगा, इनको जोड़ो, माइनस इधर जो थे उनका लिखो। तो इसमें जो अगर फॉर्मूला लिखा जाए, तो इसमें जो फॉर्मूला लिखना है अपने को वो वापस कैसा लिखना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखना है, अगर इसमें हीट फाइंड करनी है तो ऐसे लिखना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। वो BE लिखा, वो डेल्टा एस करके मैं ये भी लिख देता, पर ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। कैसे फाइंड करना है, वापस इधर कौन आ जाएगी, पहले रिएक्टेंट फिर
माइनस प्रोडक्ट। ये कहाँ आया था इससे पहले? ये इससे पहले सिर्फ हीट ऑफ कंबशन में आया था, ठीक है, और कहीं नहीं आया था उसके अलावा। तो अब ये होगी बॉन्ड एनर्जी भी होगी। रेजोनेंस एनर्जी भी ऐसी कुछ होती है। कौन सी एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या आती है? मोस्ट स्टेबल स्टेट और क्या था? रेजोनेंस एनर्जी थी, यही तो थे। कभी कहीं घूमते रहते हैं, कभी कहीं घूमते रहते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। केकुले ने भी एक स्ट्रक्चर दी थी। तो रेजोनेटिंग या रेजोनेंस एनर्जी क्या है? मोस्ट स्टेबल एनर्जी या एक्चुअल एनर्जी, मोस्ट स्टेबल एनर्जी या एक्चुअल एनर्जी माइनस रेजोनेटिंग एनर्जी। कौन सी? रेजोनेटिंग एनर्जी के डिफरेंस को क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। उसकी किसी के लिए भी रेजोनेंस एनर्जी निकालनी तो उसके मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या है या उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या है माइनस उसके रेजोनेटिंग की क्या है, ठीक है, यही होता है। ये हो गया रेजोनेंस एनर्जी के बारे में भी। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लिख दिया या ये लिख दिया कि एक्चुअल माइनस केकुले स्ट्रक्चर, ये भी लिख दो। एक्चुअल में कितनी है और केकुले की कितनी, उसका माइनस कर दो तो भी रेजोनेंस एनर्जी आएगा। ये कर दो मोस्ट स्टेबल में से रेजोनेटिंग की निकाल दो तो उसकी आ जाएगी रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके अलावा एक दो चीज़ें और थी भाई। अब थर्मोकेमिस्ट्री की एक दो चीज़ें और बची हुई अभी भी। वो क्या क्या थी? वो भैया ऐसा था कि अब अपने को एक तो किरचॉफ इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? किरचॉफ लिखा हुआ होगा आपके, किरचॉफ रिएक्शन लिखा होगा। कौन सी रिएक्शन लिखा होगा? किरचॉफ रिएक्शन। और एक पढ़नी है अपने को नन्स्ट रिएक्शन या नन्स्ट का इक्वेशन, किरचॉफ इक्वेशन और नन्स्ट इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस अपने को अब पढ़नी है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? किरचॉफ इक्वेशन या नन्स्ट इक्वेशन। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं लगभग, तो अभी इसको रहने देते हैं। ये यहाँ पर काम किया है। ये क्या है? जो थर्मोकेमिस्ट्री में अपना हीट ऑफ रिएक्शन देखा ना सबके, तो हीट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ इफेक्ट देखेगा। क्या देखेगा? टेम्परेचर के साथ इफेक्ट देखेगा। जैसे ए से बी है, इसका यहाँ डेल्टा एच होगा या डेल्टा ई होगा, जो भी, यहाँ भी इसका डेल्टा एच बी या एच ई जो भी है ये है। ये इसकी हीट कैपेसिटी सी पी या सी वी, ठीक है। इसका टेम्परेचर, यहाँ पे भी इसकी सी पी सी वी और टेम्परेचर, ऐसा ही कुछ है। इस पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हीट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ इफेक्ट देखते हैं। और इस टाइम पे टेम्परेचर लिमिटेड रेंज में रहता है। कौन सी? एक फिक्स रेंज रहेगी टेम्परेचर की, उसी पर किरचॉफ ने क्या देखा? हीट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ इफेक्ट देखा, क्या आता है। तो आपको पता है एट कांस्टेंट भी अपन खूब बार निकाल चुके हैं। डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा सी पी बाई सी पी डेल्टा टी, ऐसा ही कुछ है। यहाँ दोनों साइड परिवर्तन होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों के लिए मैंने डेल्टा इधर भी लिखा है। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? डेल्टा ई बराबर डेल्टा सी वी डेल्टा टी। अब इसको अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो H2 माइनस H1 कर सकता हूँ। इसको क्या कर सकता हूँ? समीशन ऑफ CP1 CP2 माइनस CP1 समीशन कर दो और T2 माइनस T1, ठीक है। ये हो गया पहला। इसका क्या करना है? E2 माइनस E1, इधर क्या करना है? समीशन ऑफ CV2 माइनस
समीशन ऑफ CV1 T2 माइनस T1, ये लो, ये तो हो गया यहाँ पर किरचॉफ इक्वेशन का सीधा सीधा इतना सा मतलब याद रखना है। हीट ऑफ रिएक्शन का किरचॉफ ने टेम्परेचर के साथ इफेक्ट देखा था और टेम्परेचर को लिमिटेड रेंज के अंदर रखा, तब उसने देखा कि ये ऐसे लिख दो भाई, ये तब उसने देखा कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वही हम पहले निकाल चुके, CP होता है, इस पर CV होता है, इसको निकाल के इस फॉर्मूले को बस एक्सपेंड किया, ये रहा, ठीक है। पर इसके साथ इसने कहा कि अगर टेम्परेचर लिमिटेड रेंज में ना रहे तो थोड़ा सा इसका इंटीग्रेटेड फॉर्मूला कुछ अलग बनता है, वो सीधे ही अपने को याद ही रखना है एक तरह से। हालांकि सवाल जो आना है इससे आना है, अगर पूछा जाए तो इससे पूछा जाता है, उससे अगर पूछा जाए तो सीधा फॉर्मूला ही याद रखना है कि भाई अगर टेम्परेचर जो है वो इफ टेम्परेचर नॉट इन लिमिटेड रेंज, ठीक है, तब उस टाइम पे CP जो हो सकता है वो अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ये याद रखो पहले तो अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी का स्क्वायर, इसका डेल्टा कर दो, ठीक है, डेल्टा अल्फा प्लस ये रहा बीटा डेल्टा टी प्लस गामा डेल्टा टी का स्क्वायर, ये इसका ये रहा डेल्टा में, ठीक है। ये वैल्यू वहाँ रखने पर जब अपन को फाइंड करते हैं तो S2 माइनस H1, ठीक है, S2 माइनस H1 डेल्टा अल्फा T2 माइनस T1, गामा के लिए लिखो 1 प्लस डेल्टा बीटा गामा T2 माइनस T1, दोनों का स्क्वायर रहेगा अलग अलग, प्लस 1/3 डेल्टा गामा T2 का क्यूब माइनस T1 का क्यूब, ठीक है, ये रहा बस। अगर लिमिटेड रेंज नहीं हो तो ये फॉर्मूला है, T2 माइनस T1 डेल्टा अल्फा T2 माइनस T1 1/2 डेल्टा बीटा T2 माइनस T1, दोनों का स्क्वायर रहेगा 1/3 डेल्टा गामा 1/3 डेल्टा गामा T3 का क्यूब माइनस T2 का T1 का क्यूब, ये यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया किरचॉफ इक्वेशन अगर टेम्परेचर की लिमिटेड रेंज नहीं हो तो, ठीक है। ये लो आपने ये यहाँ कंप्लीट कर दिया है। ओके, थैंक यू।